हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी की डिमांड के अनुसार एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी इस टाइम पे बहुत ही डायर नीड है। तो हाँ फ्रेंड्स, आप जैसा कि बार बार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कमेंट करते हैं कि हमारे को पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सोल्व करवाए जाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में, हालांकि मेरे को बहुत टाइम लगा है, परंतु इस तरह का सॉल्यूशन लेके आया हूं कि इसके अंदर एक नहीं, एक क्वेश्चन के साथ जिन क्वेश्चंस की संभावना बनती है उनको भी मैंने यहां पे इंक्लूड किया है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने जो स्लाइड्स यूज करी है उनका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं नर्सिंग अधिकारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप इस वीडियो के अंदर क्या करें, सोल्व आउट कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आप ऐसा कुछ गेन करने वाले हैं कि आने वाले अगर किसी जो एग्जाम है उसके अंदर जो संभावनाएं हैं जिन क्वेश्चन के आने की, उनको भी आप इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो का उठा पाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम हमारे पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन का पेपर 2020 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स की पेन फेल्ट इन काफ मसल्स व्हेन द फुट इज डोर्सीफ्लेक्स्ड विद द लेग एक्सटेंडेड एट द नी लेवल इज कॉल्ड। मीन्स क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि पेन फेल्ट इन द काफ मसल्स के अंदर हमारे को पेन फील हो रहा है व्हेन द फुट इज डोर्सीफ्लेक्स्ड विद द लेग एक्सटेंडेड एट द नी लेवल इज कॉल्ड। मीन्स जब हमारा फुट है वो डोर्सीफ्लेक्स्ड है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फुट डोर्सीफ्लेक्स्ड है विथ लेग एक्सटेंडेड एट द नी लेवल। साथ ही साथ क्या है कि हमारी जो लेग है वो क्या है कि नी लेवल से क्या है, एक्सटेंडेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को काफ मसल के अंदर पेन हो रहा है तो ये साइन क्या कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कर्निंग साइन ए, बी है स्पाल्डिंग साइन, ऑप्शन सी है होमान साइन और ऑप्शन डी है गोडल साइन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे को ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमारे को इन सभी साइंस के बारे में पता होना चाहिए और ये जितने भी टेस्ट होते हैं जिनको हम करते हैं इन सभी टेस्ट के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके अंदर हम एक सही ऑप्शन को पिक करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो गलत ऑप्शंस हैं उनको पहले एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन को ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चलते हैं कि क्वेश्चन इस 1 का ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्निंग साइन। कर्निंग साइन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कर्निंग साइन होता है जिसके अंदर ये मेनिंजियल इरिटेशन का साइन होता है। कर्निंग साइन जिसके अंदर अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को हम लिटा के सुपाइन पोजीशन के अंदर हम उसके फ्लेक्स्ड नीज को क्या कहते हैं, फ्लेक्स्ड नीज को, जो कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ग्रोइन के यहाँ से भी फ्लेक्स्ड होते हैं हमारे एब्डोमेन की तरफ। लेग्स क्या होती है, एब्डोमेन की तरफ क्या होती है, फ्लेक्स्ड होती है, और नीज भी क्या होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं। तो उन फ्लेक्स्ड नीज को क्या करते हैं, हम एक्सटेंड करने के लिए कहते हैं। तो क्लाइंट उनको एक्सटेंड नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर जो मेनिंजेस है उनके अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, तो ये मेनिंजाइटिस का साइन है। तो बेसिकली यहाँ पे काफ मसल्स की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्पाल्डिंग साइन। स्पाल्डिंग साइन आप सभी को पता है कि ये आईयूडी को शो करता है, इंट्रायूट्राइन डेथ को। इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन्स हो जाता है, ठीक है, आईयूडी के अंदर, ठीक है। तो ये स्पाल्डिंग साइन है, तो इसके अंदर भी इसका देखो आप सभी को पता है ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है काफ मसल्स के अंदर पेन की। थर्ड है होमन साइन। होमन साइन आप सभी को पता है, होमन साइन किसके अंदर चेक करते हैं, आप सभी को पता है डीवीटी में चेक करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम क्या चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम यही चेक करते हैं कि एक क्लाइंट को सुपाइन लिटा के उसके जो फुट है उसको डोर्सीफ्लेक्स करते हैं। ये देखिए उसका फुट है, इसको डोर्सीफ्लेक्स किया, साथ ही साथ जो नी लेवल से उसकी जो लेग है उसको एक्सटेंड करते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको फुट को डोर्सीफ्लेक्स किया तो इसकी आर्म, ये जो काफ मसल्स है, इन काफ मसल्स के अंदर इसको पेन फील होता है। तो ये काफ मसल्स में पेन तभी फील होगा जब उस क्लाइंट को क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइन है वो क्या बता रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होमन साइन होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं ये होमन साइन है और डीवीटी के लिए
लिए चेक किया जाता है, ठीक है। लास्ट वन ऑप्शन है गोडल साइन। गोडल साइन आप सभी को पता है, गोडल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, उसको हम गोडल साइन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के अंदर देखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। तो साथ ही साथ मैंने आप सभी को बता दिया द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होमन साइन एंड होमन साइन इज द पॉजिटिव इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आप सभी को याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए होमन साइन आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको पता चल गया, पर ये किसके लिए किया जाता है तो ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डीवीटी के लिए चेक किया जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। इसके अलावा स्पाल्डिंग साइन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, गोडल साइन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कर्निंग्स साइन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ये टेस्ट होते हैं तो मैंने ये सभी ज़्यादातर टेस्ट जो हैं, जैसे होमन साइन क्या है, ये किस चीज़ के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये सभी टेस्ट मैंने क्या किए हैं, एक वीडियो के अंदर कवर किए हैं जिसके अंदर 50 से ज़्यादा टेस्ट ट्रिक्स के साथ मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ये सभी टेस्ट क्या हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, नॉर्सेट्स में, पीजीआई के अंदर, जिपमर के अंदर, सीएचओ और बहुत सारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, उन सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैंने 50 से ज़्यादा टेस्ट क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए हैं, समझाने की कोशिश करी है। तो आप वो सभी के सभी वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल पे डाला हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है पर्स्ड लिप्ड, क्वेश्चन 2 है हमारा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग असिस्ट इन, कि जो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग है, पर्स्ड लिप मतलब जो हमारे होठ हैं वो पर्स किए हुए हैं, पर्स किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन के ये जो हमारा यहाँ पे जो ये देखिए फिगर के अंदर मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको कि पर्स लिप कैसे किया जाता है, कि दोनों जो लिप्स हैं देखिए उनके अंदर से बहुत ही छोटा रास्ता बना के, एक छोटी सी होल बना के, छोटी सी स्लिट के थ्रू हम एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कहते हैं। असिस्ट इन, ये किस में असिस्ट करती है, ठीक है। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग जो होती है किस में असिस्ट करती है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के एक्सपेंशन के लिए काम आती है। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन द ब्रीदिंग पावर, ब्रीदिंग पावर को इंक्रीज करने के काम आती है। ऑप्शन सी है इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेशन को बढ़ाती है। ऑप्शन डी है इंक्रीज द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनहेलेशन है उसको इंक्रीज करती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसके अंदर देखो काउंट करते हैं हम 1 2, फिर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। देखिए इनहेल कितनी देर करते हैं, 1 2 तक, ठीक है। जैसे कि मैंने इनहेल किया 1 2, ये अपन क्या करते हैं, मन के अंदर बोलते हैं 1 2। साथ ही साथ जब एक्सेल करते हैं तो हम एक छोटा सा होल बनाते हैं मुंह के अंदर होठों से, और उससे क्या करते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम जैसे ही बाहर निकालते हैं तो मन में काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो मतलब जितनी टाइम में हमने इनहेल किया उससे डबल टाइम तक हम एक्सहेल करते हैं, और वो भी बहुत ही छोटे रास्ते से, मुंह के अंदर छोटा रास्ता बना के, ठीक है। उसको हम पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन कम समय के लिए लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत ज़्यादा समय तक निकालने की कोशिश करी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होता है, इस पर्स्ड लिप ब्रीदिंग का जो आंसर है यही है कि इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला सही होगा, ऑप्शन सी हमारा लिए सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में इस क्वेश्चन के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग है किन कंडीशंस में हम करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर होता है इट इज़ रिकमेंडेड इन सीओपीडी एंड अस्थमा पेशेंट्स, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए वहाँ पे, सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट्स को ये हम पर्स्ड लिप ब्रीदिंग क्या करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। रेफरेंस प्रोटीन इज, कि रेफरेंस प्रोटीन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस प्रोटीन के लिए ऑप्शन ए है एग, ऑप्शन बी है मिल्क, ऑप्शन सी है मटन, ऑप्शन डी है पी यानी मटर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए है एग, बी मिल्क, सी मटन और डी पी। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो एग है, एग को रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं, या मिल्क को कहते हैं, मटन को कहते हैं, पी को कहते हैं। देखिए वैसे तो आप चारों के अंदर से आप वैसे भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली जो हमारे को रिसीव होती है प्रोटीन वो एग से ही होती है। तो यहाँ पर रेफरेंस प्रोटीन का हमारा जो आंसर होता है ऑप्शन ए एग है। हम क्यों कहते हैं एग को रेफरेंस प्रोटीन, देखिए इसका जो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो होता है NPU वो 96 होता है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जितना हम प्रोटीन खा रहे हैं उसके अंदर से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो 96% तक होता है ये,
ठीक है, एग का। तो यहाँ पे एग को इसीलिए सभी प्रोटीन्स के अंदर सबसे बेस्ट माना जाता है और इसका NPU जो होता है वो 96 होता है, इसीलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन बनाती है। ये इसका ये जो फीचर है ये इसको रेफरेंस प्रोटीन बनाता है। और आपको देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। वो देखिए यहाँ पे ये हो सकते हैं कि एक एवरेजन हम मानते हैं कि 60 ग्राम का एक एग होता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है 6 ग्राम, फेट कितना होता है 6 ग्राम, 30 mg उसमें कैल्शियम होता है, 1.5 mg आयरन होता है, 250 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, 70 किलो कैलोरी ये एनर्जी देता है। तो यहाँ पे एनर्जी, फेट और प्रोटीन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। एक तो ये चीज़ें आपको तीनों याद रखनी है, साथ ही साथ एग से रिलेटेड आपको ये और ध्यान रखना है कि ये जो एग होता है वो पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। जो एग होता है वो विटामिन सी का और कार्बोहाइड्रेट का एक पुअर सोर्स होता है, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए यंग एडल्ट हु वाज हिट बाय ए कार वाज फॉर्चुनेट। एक व्यक्ति जिसको कार ने हिट किया है, एडल्ट व्यक्ति है वो, ठीक है, वो बहुत भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है, बिकॉज द लेवल ऑफ इंजरी डिड नॉट इंटरप्ट हिज रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्योंकि उसका जो लेवल ऑफ इंजरी है, लेवल ऑफ इंजरी का मतलब यहाँ पे स्पाइन से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इंजरी हुई है, तो उससे उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन इंटरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इस ऐसे लेवल पे उसको इंजरी हुई है। द कोड सेगमेंट इन्वॉल्व विद मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोड का ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आंसर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है थोरासिक लेवल 5 and 6, थोरासिक लेवल 2 and 3, सर्वाइकल लेवल 7 and 8 एंड सर्वाइकल लेवल 3 and 4। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को जब आप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो न्यूरोलॉजी के अंदर स्पाइनल इंजरी और हेड इंजरी अपन दोनों जो ऑप्शन वो है डिजीज़ वो पढ़ते हैं। तो आपको उसी चैप्टर के अंदर मिलता है कि जो सर्वाइकल नर्व्स होती है उनके अंदर सर्वाइकल नर्व C3 और C4 जो होती है वो डायफ्राम को सप्लाई करती है, ठीक है, और ये डायफ्राम को सप्लाई करती है, इसीलिए ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आंसर हमारे यहाँ होगा सर्वाइकल जो लेवल है 3 and 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ है सर्वाइकल लेवल 3 and 4 करेक्ट आंसर है। अब इससे रिलेटेड देखिए स्पाइनल के अंदर जो लेवल ऑफ इंजरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में हमारे से पूछी जाती है कि जो देखिए C1 से C8 तक अगर मान लीजिए किसी भी लेवल पे इंजरी होती है तो क्लाइंट को क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब उसकी जो ऑल 4 लिम्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, वो सारी की सारी यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिलता है C1 से C8 तक की इंजरी में। अगर मान लीजिए T1 से L4 तक हो रहा है तो उसको पैराप्लेजिया हो जाता है। पैराप्लेजिया मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लेग्स हैं वो क्या हो जाती है, उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है। और अगर मान लीजिए इंजरी अबाउट T6 हो रहा है, थोरेसिक 6 की जो है लेवल उससे ऊपर अगर मान लीजिए इंजरी हो रहा है तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया से उस क्लाइंट को क्या होता है, सफ़र करना पड़ता है। एग्जाम में बहुत बार आता है देखिए फ्रेंड्स ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है S2 S3। S2 S3 मतलब यहाँ पे सेक्रल की लेवल की बात हो रही है। S2 और S3 ये मिक्चुरेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर मान लीजिए इस यहाँ पे लेवल पे इंजरी होती है तो उस क्लाइंट का मिक्चुरेशन खुद का खुद होते रहता है, यूरिनेशन वो क्लाइंट ऑटोमेटिक खुद का खुद करता रहता है, उसको पता नहीं चलता है। अबोव S2 होता है तो उसको इरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, और अबोव S4 होता है तो इजाकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको समझाने के लिए साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो मैं आपको आशा करता हूँ ये जो वीडियोस हैं ये इन सभी का मैं PDF मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप इन PDF को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उनका प्रिंट आउट लेके आप उनको लंबे समय तक पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। तो आप वहाँ से ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, ज्वाइन करिए और इन सब का PDF आप ज़रूर डाउनलोड करके इनको लॉन्ग लास्टिंग अपनी मेमोरी में रखने के लिए डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ स्ट्रेट लाइट क्वेश्चन है जो कि हमारे को हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेपरिन का एंटीडोट, पैरासीटामोल का एंटीडोट, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एंटीडोट से रिलेटेड आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंटीडोट से रिलेटेड मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसके अंदर 60 to 70 यहाँ पे एंटीडोट्स मैंने इंक्लूड किए हैं एक वीडियो के अंदर। आप चैनल पर पढ़ा है वो वीडियो आप
देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एंटीडोट से रिलेटेड वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए कि द एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज, हेपरिन का कौन सा एंटीडोट है आप सभी को पता है, प्रोटामीन सल्फेट है, आप सभी को वो चीज़ याद है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 थे, ऑप्शन ए है वारफरिन, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है प्रोटामीन सल्फेट, ऑप्शन डी है एसिटाइलसिस्टीन। तो आप सभी को पता है इसका आंसर है प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वारफरिन से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार आता है कि हेपरिन का अगर प्रोटामीन सल्फेट है तो वारफरिन का क्या है, तो वारफरिन का जो है एंटीडोट वो है विटामिन के, ठीक है। द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल है एसिटाइलसिस्टीन। ये जो एसिटाइलसिस्टीन है इससे रिलेटेड एग्जाम में आता है कि ये किसका एंटीडोट है, तो हमारा आंसर होता है पैरासीटामोल। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारा, एलिवेटेड CA-125 इज सीन इन। देखिए फ्रेंड्स, CA-125 क्या है, कैंसर एंटीजन 125 है, इसका पूरा नाम होता है कैंसर एंटीजन 125। ये किस में एलिवेटेड देखने को मिलता है, ऑप्शन ए है कैंसर ऑफ ब्लैडर, ऑप्शन बी है कैंसर ऑफ ओवरी, ऑप्शन सी है कैंसर ऑफ सर्विक्स और ऑप्शन डी है कैंसर ऑफ पेनक्रियाज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो CA-125 है ये ट्यूमर मार्कर कहलाता है बेसिकली। तो हर एक कैंसर के अंदर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूमर मार्कर है जो एग्जाम में हमारे को बार बार पूछे जाते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट में कम से कम मैंने 20 से 25 यहाँ पे ट्यूमर मार्कर इंक्लूड किए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जो अपने चैनल पे वो पड़ा है। ऑन्कोलॉजी के जो जितने भी वीडियोज हैं उनके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने सारे ट्यूमर मार्कर्स को, एक तो एक्सटेंडेड वीडियो है और एक सिर्फ 2 मिनट में समझाया हुआ वीडियो, जिसके अंदर सारे ट्यूमर मार्कर मैंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्या किए हैं, कोशिश करिए समझाने की। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होता है वो होता है CA-125। CA-125 कैंसर ऑफ ओवरी में देखने को मिलता है एलिवेटेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कैंसर ऑफ ओवरी। और ये जो पेनक्रियाज होता है उसके अंदर हम देखते हैं CA-19.9 जो होता है वो CA-199। और इसके अलावा CA-153 जो देखते हैं वो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप जाएंगे, इसके गो थ्रू होंगे तो आपको सभी की सभी ट्यूमर मार्कर आपको जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए डाइट दैट इज इंडिकेटेड फॉर ए पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेंट वारफरिन थेरेपी इज, कि एक व्यक्ति है जिसको एंटीकोगुलेंट वारफरिन थेरेपी चल रही है, उसके लिए कौन सी डाइट इंडिकेट की जाएगी। ऑप्शन ए है इनटेक ऑफ हाई पोटेशियम डाइट, ऑप्शन बी है इनटेक ऑफ हाई विटामिन के डाइट, ऑप्शन सी है हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी है लो विटामिन के डाइट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंटीकोगुलेंट वारफरिन होता है इसका एंटीडोट आप सभी को पता है क्या होता है, विटामिन के। तो अगर मान लीजिए हम वारफरिन दे रहे हैं और साथ ही साथ विटामिन के की डाइट भी हाई देंगे, ठीक है, तो क्या होएगा, ये वारफरिन काम नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लो विटामिन के डाइट देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, लो विटामिन के डाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज लो विटामिन के डाइट। अब इसके साथ ही साथ देखिए हमारे को वारफरिन थेरेपी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे को अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हम ये जो वारफरिन थेरेपी है उसके साथ हम नहीं देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू इवेल्युएट द पेशेंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक क्लाइंट का कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, उसके पश्चात हम उस क्लाइंट का क्या है, पेशेंट का कंडीशन चेक कर रहे हैं, इवेल्युएट करते हैं। द नर्स विल पाल्पेट द पल्स, नर्स उस क्लाइंट की पल्स जो है उसको कैसे पाल्पेट करेगी। ऑप्शन ए है इन ऑल एक्सट्रीमिटीज, सभी लिम्स के अंदर, सभी एक्सट्रीमिटीज में करेगी। ऑप्शन बी है एट द इंसर्शन साइट, जहाँ पे हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है वहाँ पे करेगी। ऑप्शन सी है डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन, जहाँ से हमने कैथेटर को इंसर्ट किया था उससे डिस्टल करेगी। ऑप्शन डी है अबव द कैथेटर इंसर्शन, कि जहाँ कैथेटर हमने इंसर्ट किया था उससे ऊपर चेक करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि उससे डिस्टल एरिया में, मतलब उससे जो दूर का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, ब्लड पूरी तरह से फ्लो हो पा रहा है कि नहीं, ये हमारे को चेक करना होता है। कहीं वहीं पे क्लॉट होके आगे की तरफ कहीं ऐसा नहीं हो कि ब्लड का सर्कुलेशन ही ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन में उस क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन के कारण उस एक्सट्रीमिटी को क्या होता है कि उस एक्सट्रीमिटी के अंदर क्या होएगा, धीरे धीरे नेक्रोसिस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है उससे डिस्टल जो इंसर्शन साइड से जो डिस्टल एरिया है उसके अंदर पल्स चेक करते हैं कि प्रॉपरली पल्स आ रही है कि नहीं।
अगर पल्स आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन हम क्या करते हैं, पल्स को चेक करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होएगा वो यही होएगा कि डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट। अब यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन से रिलेटेड देखिए और भी बहुत सारी एग्जाम में चीज़ें जो पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है कि कैसे करनी चाहिए, कि साहब जहाँ पे हम कर रहे हैं कैथेटर इंसर्शन तो उससे पेरिफेरल सर्कुलेशन को हम एवरी 30 मिनट्स के अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं पल्स को एवरी 30 मिनट पे, वो भी एटलीस्ट कम से कम शुरू के 2 घंटे तो कम से कम करें ही करें, ठीक है। इसके पश्चात जहाँ पे हमने कैथेटर इंसर्शन साइट किया है उस एक्सट्रीमिटी को हम सीधा एक्सटेंडेड रखते हैं 4 to 6 आवर तक, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं 6 to 12 आवर्स तक। तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद एक्सट्रीमिटी को एटलीस्ट कितने घंटे तक हम एक्सटेंडेड रखें और कितने समय तक उस क्लाइंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए हम रिकमेंड करें। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हमारे से पूछी जा सकती है। आप इनको लिख लीजिएगा और मैं यही आशा करूंगा कि आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और अपने पास इसको रख के आप बार बार इसको रिवाइज करना। इस 2020 के इस पेपर का सॉल्यूशन है उसको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए फीमेल पेशेंट हैज ए लेप्रास्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है। एक फीमेल पेशेंट है, उसका लेप्रास्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हुआ है दिस मॉर्निंग, आज की सुबह। शी इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ राइट शोल्डर पेन, उसको अब राइट शोल्डर के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। देखिए कोलेसिस्टेक्टमी हुई है और राइट शोल्डर में ही पेन हो रहा है, मतलब कोलेसिस्टेक्टमी में मतलब होता है गाल ब्लेडर को यहाँ पे रिमूवल किया है, तो गाल ब्लेडर भी हमारे राइट साइड में ही होता है और राइट शोल्डर में ही उसको पेन हो रहा है अब, ठीक है। द नर्स वुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट व्हाट द सिम्टम इज, कि नर्स उसको उस पेशेंट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि ये वो सिम्टम है किस चीज़ का। ऑप्शन ए है कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन, कि ये ऑपरेशन के बाद कॉमन चीज़ है। ऑप्शन बी है अनयूजुअल एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, या ये एक अनयूजुअल चीज़ है जो कि हाथों हाथ डॉक्टर को रिपोर्ट करेगी। ऑप्शन सी है इंडिकेटेड द नीड टू यूज इंसेंटिव स्पायरोमीटर, इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में उसको बताएगी कि आप वो करिए, उसकी बहुत ज़रूरत है आपको। ऑप्शन डी है एक्सपेक्टेड आफ्टर द जनरल एनेस्थीसिया, कि जनरल एनेस्थीसिया देने के पश्चात ऐसा एक्सपेक्टेड है, होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप सभी को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लेप्रोस्कोपिक्स जो होते हैं ऑपरेशंस, उनके अंदर हम क्या करते हैं, क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो उसके कारण भी कभी कभी क्या होता है, इरिटेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत बार ये जो पेन होता है राइट शोल्डर पेन, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन यही आंसर होएगा इसका, कि द राइट शोल्डर पेन इज कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि एक कारण मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का इरिटेशन हो सकता है, केमिकल इरिटेशन, ठीक है। स्टोन का स्पिलेज हो सकता है, कि जैसे कोलेसिस्टेक्टमी किया है अपन ने, उसका स्टोन स्पिलेज हुआ हो, उसके कारण भी हो सकता है। परफोरेशन भी हो सकता है, बट ये कॉमन होता है ऑपरेशन के बाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन्फ्लुएंजा प्रिकॉशन क्या है। ऑप्शन ए आइसोलेशन द पेशेंट, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी वेयरिंग मास्क, ऑप्शन डी वेयरिंग ग्लव्स। तो देखिए इन्फ्लुएंजा का जो पेशेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस सारे यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस में हम मास्क ये सब कुछ लगाते हैं, उन सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है कि वेयरिंग मास्क, ये हमारे को तो बचा लेगा, जिसने मास्क पहना है उसको बचा लेगा, पर जिन्होंने नहीं पहना है उनको नहीं बचा पाएगा। तो सबसे बेटर है कि जो मेन जो जहाँ रीजन है जहाँ से ये स्प्रेड होएगा हम उसी को आइसोलेट कर दें। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है, आइसोलेट द पेशेंट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज आइसोलेट द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंड्यूरेशन इज सीन इन पर्सन विद नो रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक क्लाइंट है जिसके अंदर इंड्यूरेशन चेक किया जा रहा है मॉन्टेक्स टेस्ट के बाद, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर इंड्यूरेशन कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है मोर देन 5 mm, ऑप्शन बी है 15 mm से ज़्यादा, ऑप्शन सी है मोर देन 10 mm, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम,
ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज हम बनाते हैं कि इम्यूनोसप्रेस्ड क्लाइंट्स हैं जैसे कि एड्स वगैरह हुआ, उनके अंदर अगर मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस हम डायग्नोस कर देते हैं मोर देन 5 mm के ड्यूरेशन पर ही, ठीक है, इन ड्यूरेशन पे। अगर मोर देन 10 mm ड्यूरेशन है इन ड्यूरेशन, तो हम एक्सपोज्ड पर्सन्स को हम मोर देन 10 mm इन ड्यूरेशन पे क्या कर देते हैं, डायग्नोस कर देते हैं टीबी के लिए, ठीक है। और मोर देन 15 mm इन ड्यूरेशन है तो हम क्लाइंट विद नो रिस्क फैक्टर्स वालों को क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्नोस करते हैं टीबी के लिए। तो मोन्टेक्स टेस्ट की ये तीनों कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से क्लाइंट्स की बात करिए, पर्सन विद नो रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ट्यूबरकुलोसिस का, तो उनके अंदर हम देखते हैं मोर देन 15 mm वालों को क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होएगा, हमारा करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी। अब एक चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में कि ये किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आपको पता होना चाहिए एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। साथ ही साथ किसने इसको खोज किया था ट्यूबरकुलिन टेस्ट को, वॉन प्रिक्वेट ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1907 में। साथ ही साथ इसके अंदर हम 0.1 ml PPD इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। कैसे करते हैं, इंट्राडर्मल करते हैं। कहाँ करते हैं, फोरआर्म करते हैं, फोरआर्म में। तो देखिए यहाँ पे इस ट्यूबरकुलिन टेस्ट से, मोन्टेक्स टेस्ट से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, किसने खोज करी, कब करी, कितना हमारे को इसके अंदर PPD देना होता है, किस रूट से देना होता है, कहाँ देना होता है, और इसको कितने समय के बाद एसेस किया जाता है, 48 to 72 आवर्स में, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेस्ड क्लाइंट में कितना इंड्यूरेशन देखते हैं, एक्सपोज्ड पर्सन्स के अंदर कितना इंड्यूरेशन देखते हैं, और क्लाइंट्स विद नो रिस्क फैक्टर्स वालों के अंदर कितना इंड्यूरेशन हम चेक करते हैं। तो ये हमारे को यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 12 इज द टर्म विच डिस्क्राइब्स नो हार्म टू द पेशेंट। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि पेशेंट से रिलेटेड है, जो कि क्या समझा रहा है, नो हार्म टू द पेशेंट, पेशेंट को किसी प्रकार के हार्म ना हो, इससे रिलेटेड है, ठीक है। नंबर 1 है ऑप्शन ए फिडेलिटी, ऑप्शन बी है नॉन मालेफिशियंस, ऑप्शन सी है बेनिफिशियंस, ऑप्शन डी है वेरासिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, यहाँ पे बेनिफिशियंस का मतलब होता है कि पेशेंट के लिए गुड हो, कोई चीज़ बेनिफिट वाली हो। ऑप्शन डी है वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब ट्रथफुलनेस जो होती है वो, ठीक है। और नॉन माल एफिशिएंस का मतलब होता है कि एफिशिएंस, माल एफिशिएंस चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उस पेशेंट के लिए कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही टर्म है जो कि इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज़ को, नो हार्म टू द पेशेंट, नॉन मालेफिशियंस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज़, ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको देखिए फ्रेंड्स अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसकी मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड की थी, ठीक है, रैपिड रिवीजन के अंदर। तो रैपिड रिवीजन 1 के अंदर मैंने सभी हेल्थ एजेंसीज के बारे में बताया था, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चंस और वही चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ डालता हूँ जो एग्जाम में बार बार आती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है PGIMER 2020 के पेपर के अंदर, और देखिए मैंने ये अभी रिसेंटली रैपिड रिवीजन के अंदर भी इंक्लूड किया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, नहीं है फ्रेंड्स, ये नहीं है। ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यही है, ठीक है, क्योंकि इसका अभी अपन ने रिसेंटली डिस्कस किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। और इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था यू फॉर यूनिसेफ, यू फॉर USA, USA में कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिसेफ से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारी हेल्थ एजेंसीज है जिनके हेडक्वार्टर भी यहाँ पे लिखे हैं और इनका फुल फॉर्म भी लिखा है। WHO का मैंने बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ILO का मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, न्यूयॉर्क USA में है। UNDP है, तो UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। U फॉर यूनाइटेड, U फॉर USA, U फॉर
यहाँ पे देखिए यूनिसेफ के अंदर फर्स्ट का यू का मतलब है यूएसए, यूएनडीपी में भी फर्स्ट यू का मतलब है यूएसए, सेकंड एन का मतलब है न्यूयॉर्क, और इसके अंदर यूएनडीपी में भी सेकंड एन जो आ रहा है उसका मतलब है न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ और यूएनडीपी आप आराम से याद रख सकते हैं, यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ये है इसका रोम इटली में हेडक्वार्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ए चाइल्ड विद मेरास्मस हैविंग डायरिया एंड नो एपेटाइट। एक मेरास्मस का क्लाइंट है जिसको डायरिया है पर भूख नहीं है, ठीक है, नो एपेटाइट। व्हाट विल बी प्रिफर्ड फूड दैट गिव्स एनर्जी टू ब्रेन। उसके लिए ऐसी कौन सा फूड है जो कि उसके ब्रेन को क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है। बेस्ट कौन सा हो सकता है, कौन सा प्रेफर्ड है, ठीक है। ऑप्शन ए है कीटोन बॉडीज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फैटी फूड्स, ऑप्शन डी है कोल्ड चिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली न्यूट्रिशन साइंस में से आया है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथों हाथ उसको एनर्जी देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेन के लिए वही चीज़ें जो दी जाती है, ठीक है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज वाले जो चीज़ें होती है वो दी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ग्लूकोज। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें मोनोकार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं इस करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ड्यूक्स मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर व्हाट। किस चीज़ के लिए ड्यूक्स का मेजर और माइनर क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रूमेटिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन सी है प्लोराइसी, ऑप्शन डी है कार्डियक टेम्पोनेड, ठीक है। ऑप्शन ए है रूमेटिक हार्ट डिजीज। देखिए फ्रेंड्स, रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए मैंने आपको बताया बेन जोन्स क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है, बेन्स जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूक्स क्राइटेरिया की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एग्जैक्टली देखिए फ्रेंड्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ही ड्यूक्स का क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। प्लोराइसी और कार्डियक टेम्पोनेड में ऐसी किसी प्रकार के कोई क्राइटेरिया यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ड्यूक क्राइटेरिया इसके अंदर क्या चेक किया जाता है, देखिए इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए एक क्लिनिकल सेट क्राइटेरिया होता है, वो चेक किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। कुछ मेजर होते हैं सिम्टम्स, कुछ होते हैं माइनर्स, ठीक है, तो वो इसके अंदर चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे नेक्स्ट, द पोजीशन इज गिवन आफ्टर लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी। कि एक क्लाइंट का लेफ्ट साइड का जो लंग है उसको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है, लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी कर दी है, तो उसको कौन सी पोजीशन दी जाएगी। ऑप्शन ए है हाई फॉलर्स, ऑप्शन बी है सुपाइन, ऑप्शन सी है ऑपरेटेड एंड बैक। ऑपरेटेड साइड में दिया जाएगा और बैक पे दिया जाएगा, ठीक है, बैक साइड में दिया जा सकता है। ऑप्शन डी है अनऑपरेटेड एंड बैक, ठीक है। तो इनमें से कौन सी साइड है जिसके अंदर उसको क्या किया जाएगी, पोजीशन दी जाएगी, कौन सी साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 लंग्स हैं एक क्लाइंट को, उसमें से एक को अपन ने हटा दिया है। अगर मान लीजिए दूसरी साइड का लंग है, अगर उसको हम थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, अगर उस साइड की अगर मान लीजिए हम करवट दे देते हैं जो बचा हुआ लंग्स है उधर, तो वो भी अगर ढंग से काम नहीं करेगा। साथ ही साथ जो एरिया खाली है जिस साइड का हमने लंग्स को रिमूव किया है, तो उस एरिया के ऑर्गन्स भी उस दूसरे बचे हुए लंग्स को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर जो लंग्स का जो फंक्शन है वो तो हो ही नहीं पाएगा, एकदम बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो बचा हुआ लंग है वो पूरे के पूरे तरीके से अपना काम कर सके, इसके लिए हम उस साइड में कभी भी क्या कहते हैं, जो बचा हुआ लंग है उस तरफ में हम कभी भी उसको पोजीशन नहीं देते हैं क्लाइंट को। हम क्या करते हैं, जिस साइड का लंग्स हटाया उसी साइड में उस क्लाइंट को हम पोजीशन देते हैं। तो हमारा जो आंसर होएगा तो वो क्या होएगा कि द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटेड एंड बैक, कि जिस साइड का हमने लंग्स हटाया एक तो उस साइड में ही दे देंगे, साथ ही साथ बैक पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 साइड में दे सकते हैं, ठीक है। तो क्यों दिया जाता है इसका मैंने आंसर आपको बताया कि फॉर द पर्पज ऑफ रिमेनिंग लंग एक्सपांसन, कि जो बचा हुआ लंग है वो अच्छे से एक्सपैंड हो सके, ड्रेनेज कर सके, मीडियास्टिनल शिफ्टिंग को रोक सके, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द लिम्फेटिक फ्लूइड एक्युमुलेटेड इन प्लूरल स्पेस कॉल्ड, कि लिम्फेटिक फ्लूइड का प्लूरल स्पेस में इकट्ठा होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी है काइलोथोरेक्स, ऑप्शन सी है होमोथोरेक्स, ऑप्शन डी है प्लूरेसी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि A4 न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि लंग के अंदर एयर का एक्युमुलेशन, ठीक है।
काइलोथोरेक्स मतलब यहाँ पे लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। ऑप्शन सी है हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स का मतलब है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो देखिए सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी काइलोथोरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द नॉर्मल सीवीपी फाइंडिंग इज बिटवीन, कि नॉर्मल जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है उसकी क्या फाइंडिंग्स होती है। ऑप्शन ए है 5 to 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 to 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 5 and 20 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वाटर के रिलेशन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए Hg लिखा हुआ होता तो वो मरकरी के सापेक्ष होता। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के सापेक्ष ये चेक किया गया है, वाटर के रिलेशन में चेक किया गया है सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है वो वाटर के अगर हम रिलेशन में देखते हैं तो 5 to 10 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली कितना होता है 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेंज होती है उसकी। और अगर मान लीजिए मरकरी के अगर रिलेशन में देखते हैं 2 to 6 mm ऑफ Hg होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होएगा 5 and 10 सेंटीमीटर होएगा। ठीक है, 18 ऑप्शन ए। तो इफ यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, अगर 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे अगर मान लीजिए उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर है तो ये हाइपोवोलेमिया को इंडिकेट करता है और ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट को और फ्लूइड देने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट हाइपरवोलेमिया में है और यहाँ पे उसका फ्लूइड इंटेक कम करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पेन एट लोअर बैक एंड नीज व्हेन फ्लेक्स्ड ऑफ द नीज इज कॉल्ड। ठीक है, एक मान लीजिए एक क्लाइंट है, उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है कि एक क्लाइंट है, उसको लोअर बैक और नीज के अंदर पेन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लोअर बैक में और नीज में, घुटनों में। कब हो रहा है? व्हेन फ्लेक्स्ड ऑफ द नीज, जब उसके घुटने मोड़े जाते हैं तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ये जो सिचुएशन है वो कर्निंग साइन कहलाती है और ये मेनिंजियल इरिटेशन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होएगा ऑप्शन ए कर्निंग साइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम यही चेक करते हैं क्लाइंट को क्या करते हैं, सुपाइन लिटा के हम उसके जो नीज हैं उसको फ्लेक्स करते हैं। तो जैसे ही फ्लेक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लेक्स्ड नीज को हम सीधा करेंगे तो उसको लोअर बैक और नीज में पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये कर्निंग साइन कहलाता है। ऑप्शन डी है चेडविक साइन। ये मैंने आपको बताया है कि ये जो चेडविक साइन है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि डस्की हू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल। ठीक है, ये 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है चेडविक साइन। ठीक है, इसको जैक्वेमर साइन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं कि एंटीरियर वेजाइनल वॉल और वेस्टिब्यूल का जो कलर होता है वो डस्की हो जाता है। ठीक है, हेगार साइन मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो चैप्टर मैंने आपको करवाया हुआ है, वीडियो पढ़ा है, उसका भी आप चैनल पे देख सकते हैं। उसके अंदर सभी के सभी जितने भी ये जो साइन हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। ठीक है, साथ ही साथ जो रैपिड रिवीजन का पार्ट 2 है उसके अंदर भी मैंने ये इनको इंक्लूड किया है। तो आप रैपिड रिवीजन पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें भी ये मिल जाएगा। हेगार साइन मैंने आपको बताया था कि ये मतलब जो ऑलमोस्ट 2/3 केसेस के अंदर देखने को मिलता है। इसको कैसे चेक करते हैं कि ये 3 चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि यूट्रस का जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो एनलार्ज्ड होता है ड्यू टू ग्रोविंग फीटस, और जो लोअर पार्ट है वो हमारे को क्या होता है, एम्प्टी फील होता है, साथ ही साथ सॉफ्ट फील होएगा। ठीक है, और जो सर्विक्स है वो कंपैरेटिवली फर्म हमारे को फील हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रूजिन्स्की साइन। ये भी मेनिंजियल इरिटेशन का साइन है। ब्रूजिन्स्की के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ हिप देखते हैं, ठीक है, तो नेक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक क्लाइंट को सुपाइन लिटा के इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नीज करते हैं, ठीक है, उसका होता है तो ऑटोमेटिकली उसका नेक क्या हो जाएगा, पैसिवली फ्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर ब्रूजिन्स्की साइन है वो जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इनमें से ऐसा कौन सा जो साइन है जो कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का मैनिफेस्टेशन नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है अर्जेंसी, ऑप्शन सी है इनकंटिनेंस, ऑप्शन डी है पेल्विक पेन। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसके अंदर जो कार्डिनल फीचर्स होते हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं वो पेल्विक पेन, यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इनकंटिनेंस है वो है यहाँ पे, जो कि हम देखते नहीं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के अंदर। तो ये हमारा जो आंसर होएगा ऑप्शन सी होएगा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के लिए इनकंटिनेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर है रिजेक्शन आफ्टर द रीनल ट्रांसप्लांट विद इन मिनट्स एंड आवर्स। कि अगर एक किसी क्लाइंट को रीनल ट्रांसप्लांट किया है और उसका रिजेक्शन विद इन मिनट्स या आवर्स में हो जाता है तो उस रिजेक्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है क्रोनिक रिजेक्शन, ऑप्शन बी एक्यूट रिजेक्शन, ऑप्शन सी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, ऑप्शन डी सब एक्यूट रिजेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्रोनिक रिजेक्शन होता है वो मंथ्स टू ईयर्स में होता है। एक्यूट रिजेक्शन जो होता है कि वो विद इन 1 वीक में होता है, और हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है वो होता है विद इन मिनट्स टू आवर्स, मतलब 1 to 48 आवर्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, विद इन 1 आवर में या विद इन 48 आवर्स में जो होता है ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, उसे हम हाइपर एक्यूट कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपर एक्यूट की कैटेगरी आएगी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ए पेशेंट वाज इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट एंड सस्टेन्ड ए हेड इंजरी। मतलब एक पेशेंट का ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है और उसको हेड इंजरी हुई है। फॉलोइंग एडमिशन टू द हॉस्पिटल ए डायग्नोसिस ऑफ इंक्रीज ICP वाज मेड। उसको हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद उसको ICP इंक्रीजिंग की डायग्नोस से क्या किया गया, उस क्लाइंट का डायग्नोस बनाया गया है। ठीक है, उसको ICP इंक्रीज हुआ है ऐसा उसका डायग्नोस बनाया गया है। नर्सिंग इंटरवेंशन इज एप्रोप्रिएट। ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट है इन द केयर ऑफ दिस पेशेंट इज टू, कि जो कि इस पेशेंट के लिए हमारे को इस पेशेंट की केयर के लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है टीच कंट्रोल्ड कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन बी है प्रोवाइड क्वाइट ब्राइटली एंड काम इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है एलिवेटिंग द हेड ऑफ बेड 15 to 30 डिग्री, ऑप्शन डी है एनकरेजिंग द इनटेक ऑफ क्लियर लिक्विड। कि उस क्लाइंट को देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई है कि उसको कंट्रोल्ड कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पे इंक्रीज ICP वाले अगर क्लाइंट की बात करी जाती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे कि उसका ICP ना बढ़े। उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो उसको क्या किया जाता है कि उसका हेड ऑफ बेड है उसको हम क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं 15 से 30 डिग्री तक, 15 to 30 डिग्री तक। पहली चीज़ इसे हम क्या कहते हैं, लो फाउलर्स पोजीशन। इस पेशेंट के लिए हम ये भी करते हैं कि इसके लिए टेंडलबर्ग जो पोजीशन होती है वो अवॉइड करवाते हैं, साथ ही साथ उसके हिप और नेक का फ्लेक्शन है उसको भी रोकते हैं। ठीक है, उसको स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ के लिए मना करते हैं, उसको कफिंग के लिए मना करते हैं, उसको स्नीजिंग के लिए मना करते हैं, उसको वल्सल्वा मेनोर जो होते हैं उसके लिए मना करते हैं। साथ ही साथ जो उसका इनटेक होता है फ्लूइड का उसको 1200 ml पर डे पे क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस चीज़ क्लाइंट के लिए जो हमारे को करना होता है, टीच कंट्रोल्ड कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। टीच करेंगे कंट्रोल कफिंग और ब्रीदिंग के लिए। हम देखिए सबसे पहली चीज़ तो अवॉइड करना होता है, उसको बताना नहीं होता है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होएगा। प्रोवाइड काम क्वाइट और ब्राइटली, देखिए काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ब्राइटली नहीं देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है एलिवेटिंग द हेड ऑफ बेड 15 to 30 डिग्री। एग्जैक्टली यही इसका आंसर होगा जो कि मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया है। एनकरेजिंग द इनटेक ऑफ क्लियर लिक्विड, यहाँ पे इनकरेज नहीं करते हैं इनटेक को लिमिट करते हैं 1200 पर ml पर। ठीक है, ml पर डे पे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होएगा करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस इज एडमिटेड टू द वार्ड। एक क्लाइंट को जो कि लिवर सिरोसिस हुआ है, ठीक है, वो वार्ड में एडमिटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दैट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी इज ऑब्जर्वेबल टू द पेशेंट। ऐसा कौन सा इन सब में साइन एंड सिम्टम है जिससे ये पता लग रहा है कि उस क्लाइंट को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो गई है। ठीक है, कि उसका जो अमोनिया का जो लेवल है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर चुका है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो चुकी है। ऐसा इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए फ्रेंड्स इसका एनकेफेलोपैथी से कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी है चेस्ट टाइटनेस, इससे का भी कोई एनकेफेलोपैथी से रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी है एस्टरेक्सिस, इसका हो सकता है। ऑप्शन डी है सफलिंग गेट, इसका भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सफलिंग गेट का जो है ये जो रिलेशन होता है सेरेबिलम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑप्शन सी होएगा वो होएगा यहाँ पे आंसर
राइट, क्योंकि ये एस्टरेक्सिस है क्या चीज़। देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जब अमोनिया का लेवल ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि उस क्लाइंट के जो हैंड्स हैं उसका जो डिस्टल पार्ट है वो इस तरह से फ्लैपिंग और रिदमिक मूवमेंट्स करता है। ठीक है, कैसे करता है, फ्लैपिंग और रिदमिक मूवमेंट्स करता है, उसी को हम एस्टरेक्सिस कहते हैं। और ये जो एस्टरेक्सिस होता है यही हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का क्या है, साइन एंड सिम्टम है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वाइल एडमिनिस्टरिंग ईयर ड्रॉप्स इन ए 2 ईयर ओल्ड बेबी, कि एक बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, 2 साल के बच्चे को ईयर ड्रॉप्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डन बाय नर्स वाइल गिविंग ईयर ड्रॉप्स, द पिन्ना विल बी कीप्ड। ठीक है, कि इनमें से कौन सी पोजीशन है जो कि पिन्ना की हमारे को रखनी है उसको ईयर ड्रॉप डालते समय। ऑप्शन ए है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऑप्शन बी है नॉर्मल पोजीशन में, ऑप्शन सी है बैक एंड डाउनवर्ड, ऑप्शन डी है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे फंडामेंटल का ये क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 3 साल से अगर बच्चा छोटा है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके पिन्ना को क्या करते हैं कि डाउनवर्ड और बैकवर्ड क्या करते हैं, पिन्ना को स्क्वीज करके खींच के फिर उसके अंदर दवा डालते हैं। जबकि अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है टिल एडल्ट, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, पिन्ना को अपवर्ड और बैकवर्ड क्या करते हैं, खींच के फिर उसके अंदर कान में दवा डालते हैं, ईयर ड्रॉप डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साल का बच्चा है तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप माइंड कर लीजिएगा, आप इसको बार बार पढ़िएगा, आप इसका जरूर आप टेलीग्राम चैनल से इस जो मैं जो डाल रहा हूँ ये PGIMER का जितना भी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस याद हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप इसका PDF लेके आप अपने जितने भी, देखिए फ्रेंड्स इसके 2-3 फायदे होते हैं कि आप अगर मान लीजिए कई एग्जाम जैसे कि PGIMER 2020 के एग्जाम से पहले की लोग कई गाइड लेके बैठे हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन पेपर्स क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो आप अगर इनको बार बार अगर मान लीजिए PDF निकाल के अपने पास रख लेते हैं तो आपको नई गाइड खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का क्या साइन है? ऑप्शन ए है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी है हेडेक, ऑप्शन सी है ब्लरिंग ऑफ विजन एंड डिप्लोपिया, ऑप्शन डी है डायरिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जो साइन है वो देखिए क्या होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है। आप सभी को पता है डिप्लोपिया और ब्लरिंग ऑफ विजन यहाँ पे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का साइन होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो और क्वेश्चन जो डिजॉक्सिन जो टॉक्सिसिटी उससे रिलेटेड आता है वो ये है कि इसका थेराप्यूटिक रेंज कितना है। तो इसका 0.5 to 2 mg/ml जो है वो इसका क्या है, थेराप्यूटिक रेंज है। अर्ली साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या है, GIT मैनिफेस्टेशंस हैं जैसे कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये होते हैं। ठीक है, ये अर्ली साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड अर्ली क्या है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन सब में क्या है वो ये पूछा गया था। तो हमारा जो आंसर है कि ब्लरिंग ऑफ विजन और डिप्लोपिया है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉलीयूरिया एक्सेप्ट, मीन्स इनमें से सभी के सभी क्या है, पॉलीयूरिया के कॉजेज हैं। एक्सेप्ट मीन्स इनमें से एक नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए है डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन बी है डायबिटीज मिलिटस, ऑप्शन सी है मैनिटोल, और ऑप्शन डी है यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पॉलीयूरिया है वो इनमें से कौन कौन सी चीज़ों के कारण होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे को पता है कि देखने को मिलता है पॉलीयूरिया, डायबिटीज मिलिटस में भी देखने को मिलता है, पता है। मैनिटोल आप सभी को पता है कि ये क्या है, डायूरेटिक है, तो इसके अंदर भी पॉलीयूरिया होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बचता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर देखिए अब 2 तरह की चीज़ें होते हैं। एक तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, एक होता है कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, और जबकि कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होता है उसके अंदर हमारा पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो आप सभी को पता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर तो हमारे को यूरिन का क्या होता है, रिटेंशन होता है, जो यूरिन है वो कम आता है। जबकि कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम फंक्शन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर मसल एंड रिलैक्सेस द यूरिनरी स्फिंक्टर।
सो इट इंक्रीजेज द यूरिनेशन। इसीलिए यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या होता है कि ब्लैडर मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और साथ ही साथ यूरिनरी स्फिंक्टर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे यूरिनेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि जब ये एक्टिव होता है तो ये ब्लैडर को क्या करता है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करवाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो डेट्रूजर मसल्स हैं वो क्या होती है, प्रेशर को क्या करती है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, उनके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा जो अंदर का जो यूरिनरी स्फिंक्टर है वो क्या हो जाता है, टाइटली बंद हो जाता है। रिलेटेड जो इससे क्या होएगा कि हमारे को इस क्लाइंट के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट के अंदर यूरिन का रिटेंशन होने लग जाता है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर तो यूरिन का रिटेंशन होता है, जबकि कोलिनर्जिक के अंदर क्या होता है, यूरिन का मतलब यूरिनेशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कौन सा है इन सभी में से। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। तो देखिए यहाँ पे वेट गेन भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, डायरिया है, जो दोनों की दोनों क्या है, एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है शेकीनेस, स्वेटिंग, नर्वसनेस और डिजीनेस, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी है पॉलीयूरिया, हेडेक एंड डिप्लोपिया। पॉलीयूरिया, हेडेक और डिप्लोपिया ये जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, पॉलीयूरिया कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है, डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है सेकिनेस, स्वीटिंग एंड नर्वसनेस एंड डिजीनेस, यही हमारे को देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया में। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज सेकिनेस, स्वेटिंग एंड नर्वसनेस एंड डिजीनेस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के अर्ली साइन। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर नंबनेस, मसल स्पाज्म, सीजर्स, कन्फ्यूजन, सेकिनेस, पॉलीयूरिया, ये सभी कन्फ्यूजन, शेकिनेस, ये सभी के सभी हम देखते हैं किसमें, हाइपोग्लाइसीमिया में। जबकि पॉलीयूरिया जो है हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ का क्या है, मैनिफेस्टेशन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए पेशेंट इज रिसीविंग हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर पेप्टिक अल्सर। एक क्लाइंट है जिसको हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे रहे हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, एंड आस्क्स द नर्स, जो पेशेंट है वो नर्स से पूछ रहा है, आस्क द नर्स अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कि ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है बॉडी में। पेशेंट पूछ रहा है नर्स से ये बात। तो द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज, तो इनमें से कौन सा बेस्ट रेस्पॉन्स होएगा नर्स के द्वारा। ऑप्शन ए डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन, कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को कम करता है। ऑप्शन बी है डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन कम करता है। ऑप्शन सी है पेन का रिडक्शन, पेन को रिड्यूस करता है हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ऑप्शन सी है पेन रिडक्शन। ऑप्शन डी है इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात कर रही है। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर कौन से होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे, कि जो रेंटिडिन हो गया, सिमेटिडिन हो गया, फॉर्मेटिडिन हो गया, नेजाटिडिन हो गया, ये सभी के सभी क्या है, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। और ये बेसिकली करते क्या हैं, ये करते हैं गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन कम, क्योंकि एसिटाइल कोलिन से इनका लेना देना नहीं है, कुछ पेन से इनका भी कोई लेना देना नहीं है, साथ ही साथ पेरिस्टाल्सिस से भी इनका लेना देना नहीं होता है। तो इनका जो मेन जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो होता है डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन को कम करना है। तो यहाँ पे नर्स का जो बेस्ट रेस्पॉन्स होएगा वो क्या होएगा, ऑप्शन बी, सेकेंड। ठीक है, डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द बेस्ट मेजरमेंट डन बाय द एंथ्रोपोमेट्रिक इज, कि इनमें से कौन सा बेस्ट मेजरमेंट है जो कि एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर हम करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक करते हैं तो करना होता है। ऑप्शन ए है वेट एंड हाइट, ऑप्शन बी है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी है ब्लड ग्लूकोज शुगर, ऑप्शन डी है लिपिड स्टडीज। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें हम मेजर करते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्री में देखिए हम चेक करते हैं हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी सर्कमफेरेंस। ये मेन एलिमेंट है, कोर एलिमेंट है एंथ्रोपोमेट्री के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइट और वेट, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए होगा, राइट। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज और लिपिड स्टडीज हम इसके अंदर एंथ्रोपोमेट्री में नहीं करते हैं। ये क्या है, ब्लड के टेस्ट हैं। 1 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन द यंग चिल्ड्रंस। यंग चिल्ड्रंस के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो अर्लीस्ट सिम्टम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है केराटोमेलेसिया, ऑप्शन बी है बिटॉट स्पॉट, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है डिप्लोपिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है बच्चों के अंदर, उसको WHO ने ग्रेड किया है किस तरह से। नंबर 1 पे आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, फिर आते हैं कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है, फिर बिटॉट स्पॉट बनने लगते हैं, फिर कॉर्नियल जीरोसिस होता है, फिर कॉर्नियल अल्सर होते हैं। और ये जो कॉर्नियल अल्सर होता है वो पहले लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया पे होता है, फिर क्या होता है मोर देन 1/3 ऑफ कॉर्निया पे हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है केराटोमेलेसिया हो जाता है और फिर कॉर्नियल स्कारिंग हो जाती है। तो ये एक क्या है, WHO ने इसकी ग्रेडिंग्स बनाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ग्रेडिंग में नंबर 1 जो आ रहा है, सबसे अर्लीस्ट जो आ रहा है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम XN से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो WHO का ग्रेडिंग सिस्टम है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के रिलेशन में, आपको ये याद होना चाहिए, न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जैसे ही आप इस PDF को डाउनलोड करते हैं, अगर आपको किसी ने ये कम्युनिटी हेल्थ एस्पेक्ट से या न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से पढ़ाया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ाया तो आप इसका पिक्चर ले सकते हैं। साथ ही साथ इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम नर्सिंग अधिकारी चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, वहां पे मैं वीडियो के साथ इसको डाल देता हूं, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो अर्लीस्ट सिम्टम है विटामिन ए डेफिशिएंसी का यंग चिल्ड्रंस में है, वो आएगा ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। और इस नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं, निक्टालोपिया, ठीक है, क्या कहते हैं, निक्टालोपिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द वर्क डन बाय डोपामीन इज, कि इनमें से कौन सा जो डोपामीन का है वर्क है वो बेस्ट इंडिकेट करता है, कौन सा है इनमें से जो इंडिकेट करता है डोपामीन का वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ऑप्शन बी रिड्यूसिंग पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस का कम हो जाना। ऑप्शन सी है इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। और नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा है जो बेस्ट इंडिकेटर है डोपामीन का? तो हम देखते हैं कि डोपामीन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि डोपामीन जो होती है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होती है। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं। तो ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक भी होता है, इसलिए हम देखते हैं कि ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन सी, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो ये सभी देखते हैं ICU के अंदर, हम जैसे ही क्लाइंट्स का क्या होता है BP कम होता है तो हम नोरेड चलाते हैं या फिर डोपामीन चलाते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आती है डोपामीन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा अब ऑप्शन ए में आ रहा है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ तो अलग होती है, उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। कौन कौन सी होती है, ACE इनिबिटर्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं और पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग पेरिस्टाल्सिस, कि पेरिस्टाल्सिस को कम करने वाली दवाइयाँ। तो पेरिस्टाल्सिस को कम करने वाली दवाइयाँ ओपियोइड्स और अदर रिलेटेड ड्रग होती है, जिनके अंदर हम देखते हैं कि डाइफिनॉक्सिलेट होती है, लोपेरामाइड होती है, बिस्मथ सैलिसिलेट होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स और एंटीस्पास्मोडिक्स होते हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन हो गया, ग्लाइकोपायरोलेट हो गया। ये सभी ड्रग्स क्या करते हैं, ये पेरिस्टाल्सिस को कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस के हिसाब से जो ड्रग्स होती हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। तो डोपामीन जो है वो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में आता है, जो कि BP को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, द कनेक्शन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर इज कॉल्ड, कि जो कनेक्शन है राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के बीच उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कार्पस कैलोसम, ऑप्शन बी है पॉन्स, ऑप्शन सी है सेरेबिलम और ऑप्शन डी है गायरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पे देखिए ये ब्रेन होता है, ब्रेन के दो हेमिस्फेयर है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। तो इन दोनों हेमिस्फीयर्स को इंटरनली एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, इनको कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये एक एनाटॉमी में हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जो जोड़ने वाला जो कनेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे है उसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कॉर्पस कैलोसम है। तो करेक्ट आंसर इज कॉर्पस कैलोसम।
तो ऑप्शन बी है यहाँ पे पॉन्स। तो पॉन्स आप सभी को पता है, ये पॉन्स ये होता है, तो ये इसका किसी प्रकार से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है इनसे किसी प्रकार का कोई रिलेशन है। सेरेबिलम है, इसका रिलेशन है पर पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ डायग्राम में दिख पा रहा है कि सेरेबिलम क्या कर रहा है, पीछे की तरफ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी है गायरी। गायरी आप सभी को पता है, जो ये गड्ढे की जैसी संरचनाएं हैं, ये जो ग्रूव्स हैं, इनको हम गायरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर, कार्पस कैलोसम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। ए पेशेंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस हैव एन एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस। एक माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस आया, उसको नक्सीर का एक एपिसोड आया है, उसके नाक से ब्लीड हुई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी इज इन द पेशेंट इज, कि इस पेशेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी। तो ऑप्शन ए है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, उसका ब्रीदिंग पैटर्न का इनइफेक्टिव होना। ऑप्शन बी है इनइफेक्टिव न्यूट्रिशनल स्टेटस, अनइफेक्टिव न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है। ऑप्शन सी है एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस का। ऑप्शन डी है पुअर टिश्यू परफ्यूजन। तो यहाँ देखिए पेशेंट की जो, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो माइस्थेनिया ग्रेविस का जो पेशेंट होता है, उसके अंदर आप सभी को पता है कि धीरे धीरे इस तरह से क्या होता है कि सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, वॉलेंट्री मसल्स जिनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, उनके अंदर वीकनेस आती है, जिससे कि देखते हैं कि धीरे धीरे रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी पेशेंट का क्या होता है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन ही क्या होता है, प्रायोरिटी में रखा जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस आया है, तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि पेशेंट का क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ABC के हिसाब से हम देखते हैं सबसे पहले एयरवे क्लियरेंस। तो हमारा आंसर होगा एयरवे क्लियरेंस। अगर एयरवे क्लियर हो जाएगा, उसके नाक में किसी प्रकार का ब्लीड या ब्लड क्लॉट्स नहीं है, अगर वो क्लियर होएगी तभी अंदर ऑक्सीजन जा पाती है। तो सबसे पहले हम एयरवे क्लियर करते हैं, उसके बाद हम ब्रीदिंग पैटर्न पे जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रिशनल नीड्स, ये क्या है, ये लास्ट की प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयरवे क्लियरेंस। तो करेक्ट आंसर इज एयरवे क्लियरेंस। एंड माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये भी देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस है जो मेनली कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोज्ड बाय एन एंटीबॉडी मीडिएटेड ब्लॉकेड ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन रिजल्टिंग इन स्केलेटल मसल वीकनेस एंड रैपिड मसल फैटिग। इसमें कौन सी मसल्स क्या होती है, वीक होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं रैपिड मसल फैटिग यहाँ पे देखने को एज ए मैनिफेस्टेशन मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन सी एयरवे क्लियरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। ए पेशेंट इज टेकिंग डाइसल्फिराम थेरेपी। एक पेशेंट डाइसल्फिराम थेरेपी ले रहा है एंड इंजेस्टेड एल्कोहल, और फिर भी उसने क्या लिया है, एल्कोहल ले लिया है। Which of the following signs are visible with the reaction that will happen? इनमें से कौन सा साइन है जो कि देखते हैं अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर, तो वो रिएक्शन को कर रहा है इंडिकेट, ठीक है, कि डाइसल्फिराम की अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गई है बॉडी में। ऐसा कौन सा साइन है जो कि इन सब में से क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन ए है डायरिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये डायरिया भी है, वोमिटिंग भी है, दोनों एक साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है डायरिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस। तो हम देखते हैं कि डायरिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस, डायरिया होता है, वोमिटिंग है, वेट लॉस हो रहा है। तो इतनी जल्दी वेट लॉस हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइसल्फिराम थेरेपी का एल्कोहल से यहाँ पे रिएक्शन के अंदर ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है नोजिया, फेस एंड नेक फ्लशिंग, टेकिकार्डिया एंड लो बीपी। हाँ, ये होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर नोजिया होता है, वोमिटिंग नहीं होता है, पर नोजिएटेड फीलिंग उसमें हमेशा रहती है। बहुत कम बार होता है कि उसको क्या होता है, वोमिटिंग होता है। तो यहाँ पे नोजिया, फेस और नेक का भी फ्लशिंग होता है, फेस फ्लश हो जाता है उसका, टेकिकार्डिया भी होता है, बीपी का यहाँ पे कम हो जाना उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी हेडेक एंड डिप्लोपिया। देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं होता है, नन ऑफ दीज या मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर होएगा ऑप्शन बी होएगा। तो करेक्ट आंसर इज नोजिया। तो क्लाइंट नोजिएटेड फील करता है, फेस एंड नेक फ्लशिंग होती है उसके अंदर, टेकिकार्डिया होता है और बीपी कम हो जाती है। तो यही है रिएक्शन डाइसल्फिराम का और एल्कोहल का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ एट्रोफिक वेजिनाइटिस। इनमें से कौन सा कोज है एट्रोफिक वेजिनाइटिस का, मतलब वेजाइना जो है वो एट्रोफी के कारण क्या होती है, थोड़ा सा उसके अंदर क्या हो गया, ड्राइनेस आ गया है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा, उसके अंदर एट्रोफी भी हो गई है, साथ ही साथ ड्राइनेस के साथ एट्रोफी भी हुआ है। तो एट्रोफिक वेजिनाइटिस का इनमें से कौन सा कारण हो सकता है।
ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो आप सभी को पता है कि देखिए जो ड्राइनेस करता है वेजाइना के अंदर वो एस्ट्रोजन करता है। तो यहाँ पे उसका जो मेन रीजन है एट्रोपिक वेजिनाइटिस का वो भी एस्ट्रोजन ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर का क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का देखिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखने की कोशिश करी है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन होता है वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी मेंटेन करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन होता है वो ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर को भी लीड कर सकता है। एस्ट्रोजन के कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्योंकि ये ब्रेस्ट स्टिमुलेशन करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट और अदर ब्रेस्ट कैंसर से क्या करता है प्रिवेंट करता है, बचाता है। एस्ट्रोजन होता है वो बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि ये जो फैट होती है बॉडी के अंदर उसको एनर्जी के लिए यूज़ करने में हेल्प करता है। जो एस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियल कैंसर की भी रिस्क बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल कैंसर की क्या होती है जो रिस्क होती है उसको कम करता है। एस्ट्रोजन है देखिए आपको पता है ये फैट बढ़ा रहा है बॉडी में, तो ये गाल ब्लेडर का भी जो है डिजीज उसकी भी रिस्क बढ़ा देता है, ठीक है। एस्ट्रोजन इसके अलावा और क्या करता है वेस्कुलर टोन को कम कर देता है, जबकि हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन को क्या करता है बोन ग्रोथ के लिए प्रोमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हम देखते हैं कि रिस्ट्रेंट्स ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन स्लाइटली। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन है कि जो हड्डियों को तोड़ने वाली जो सेल्स होती है उनके फंक्शन को क्या कर देता है रोक देता है, और ये वेस्कुलर टोन को रिस्टोर करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन क्या करता है ब्लड क्लॉट की रिस्क को बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हम देखते हैं ब्लड क्लॉट की रिस्क को नॉर्मलाइज करता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन देखिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि बॉडी के लिए एक निगेटिव हार्मोन की तरह काम करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन होता है बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही एक पॉजिटिव हार्मोन की तरह बॉडी के लिए बहुत कामों में हेल्प करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन एक बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा हार्मोन होता है एक फीमेल के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड इन द स्पेटियल डिसओरिएंटेशन, कि जो स्पेटियल डिसओरिएंटेशन होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये वैसे जो ये क्वेश्चन है बहुत ही मतलब एक तरह से मतलब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है कि कई बुक्स हैं जो स्पेटियल डिसओरिएंटेशन के लिए यहाँ पे टेम्पोरल को मानती है, जबकि कुछ जो बुक्स है वो पेराइटल को मानती है। तो बहुत बार इसको बहुत लोगों से इसको डिस्कस करने के बाद इसको टेम्पोरल को हमने ठीक माना है यहाँ पे, जबकि कुछ बुक्स कहती है पेराइटल को। तो स्पेटियल के लिए हम यहाँ पे टेम्पोरल को क्या मानते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए द करेक्ट आंसर इज टेम्पोरल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारे को दिए हुए हैं 4, तो 4 में से देखिए नंबर है पेराइटल, सेकंड है फ्रंटल, थर्ड है टेम्पोरल और फोर्थ है ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पे हम मानते हैं टेम्पोरल को राइट आंसर। और स्पेटियल डिसओरिएंटेशन होता क्या है, देखिए स्पेटियल का मतलब है एरल, ठीक है, कि किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है लोकेशन है वो उसके इन्वायरमेंट के रिलेशन में उसकी क्या है पोजीशन और लोकेशन को हम क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। इसको हम स्पेटियल डिसओरिएंटेशन कहते हैं कि वो अगर मान लीजिए किसी चीज़ की लोकेशन और किसी चीज़ की पोजीशन को उसकी एनवायरनमेंट के रिलेशन में अगर मान लीजिए नहीं डिटरमाइन कर पाता है तो उसे हम स्पेटियली डिसओरिएंटेड मानते हैं। ऐसा किन लोगों में देखने को मिलता है, जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स होते हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है ए स्पेटियल डिसओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए कौन होता है रेस्पॉन्सिबल ब्रेन का एरिया, वो होता है टेम्पोरल। इसके अलावा देखिए ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि फ्रंटल लोब किस चीज़ के लिए काम करती है। ब्रोकाज एरिया स्पीच के लिए काम करता है, मोरल्स के लिए, इमोशंस के लिए, रीजनिंग, जजमेंट, कंसंट्रेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के लिए काम करता है फ्रंटल लोब। पेराइटल लोब है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट, पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए काम करती है। टेम्पोरल लोब होती है ऑडिटरी सेंटर होता है, इसमें वर्निक एरिया होता है जो कि सेंसरी स्पीच एरिया होता है। ऑक्सीपिटल लोब होती है उसके अंदर विजुअल एरिया होता है। लिम्बिक सिस्टम होता है इमोशनल एंड विजुअल पैटर्न ऑफ सर्वाइवल, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए उपयोगी जो एरिया होता है, रेस्पॉन्सिबल एरिया होता है वो होता है लिम्बिक सिस्टम।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, द फिजिशियन ऑर्डर्ड ए 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक फिजिशियन एक पेशेंट को 24 आवर के यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए क्या करता है, प्रोसीजर समझाता है, बताता है। द नर्स कलेक्ट्स द फर्स्ट स्पेसिमेन। नर्स ने क्या किया, शुरू कर दिया यूरिन का कलेक्शन और उसने पहला स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया है। दिस स्पेसिमेन इज देन, इस स्पेसिमेन का क्या किया जाएगा, फर्स्ट स्पेसिमेन का जो पहली बार में यूरिन कलेक्ट किया गया है उसका। ए डिस्कार्ड देन द कलेक्शन बिगिंस, उसको पहले डिस्कार्ड कर देगी और फिर कलेक्शन शुरू करेगी। ऑप्शन बी है सेव एज पार्ट ऑफ द 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, उसको 24 आवर यूरिन कलेक्शन के लिए इकट्ठा करेगी, सेव कर लेगी। ऑप्शन सी है टेस्टेड देन डिस्कार्डेड, उसको टेस्ट करेगी और फिर फेंक देगी। ऑप्शन डी है प्लेस्ड इन ए सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडेड टू द कलेक्शन, इसको थोड़े समय के लिए तो सेपरेट कंटेनर में रखेगी, फिर बाद के अंदर कलेक्शन में ऐड कर लेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो 24 आवर का यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट यूरिन स्पेसिमेन होता है उसको हम फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जब से हमने यूरिन कलेक्शन शुरू करना होता है, उस यूरिन कलेक्शन के शुरू करने से पहले का भी यूरिन होता है, उससे पहले के सेडिमेंट्स भी होते हैं, उससे पहले के जो प्रीवियस आवर्स के क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं जो कि हमारी जो रिपोर्ट है उसको आल्टर कर सकती है। इसलिए जैसे ही हम शुरू करते हैं तो पहला स्पेसिमेन इसमें से फेंक देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करने के बाद इसका 24 आवर यूरिन अपन क्या कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू करते हैं और सेव कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होएगा कि डिस्कार्डेड देन द कलेक्शन बिगिंस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। कोई पहला व्यक्ति जो कि किसी एपिडेमिक के द्वारा सिक हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है प्राइमरी केस, ऑप्शन बी है सेकेंडरी केस, ऑप्शन सी है कॉन्टैक्ट केस और ऑप्शन डी है इंडेक्स केस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन बुक, जिसके ऑथर हैं विवेक जैन, क्योंकि उसमें ये चीज़ बड़े ही ईजिली क्या की हुई है, इंक्लूड की हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। उससे पहले हम देखेंगे प्राइमरी केस क्या होता है, इंडेक्स केस क्या होता है, सेकेंडरी केस क्या होते हैं। देखिए इंडेक्स केस क्या होता है, पर्सन दैट कम्स इनटू द अटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट्स। एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को अटेंशन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, इंडेक्स केस कहलाएगा। ठीक है, किसी डिजीज़ के कारण। ठीक है, और प्राइमरी केस क्या कहलाता है कि द पर्सन हु एक्वायर द डिजीज फ्रॉम एन एक्सपोजर, कि किसी एपिडेमिक के एक्सपोजर के कारण कोई ऐसा व्यक्ति जिसने डिजीज एक्वायर कर ली तो वो प्राइमरी केस कहलाता है। सेकेंडरी केस कहलाता है कि पर्सन हु एक्वायर्स द डिजीज फ्रॉम एक्सपोजर टू ए प्राइमरी केस, किसी प्राइमरी केस के एक्सपोजर के कारण अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर मान लीजिए डिजीज एक्वायर कर लेता है उसे हम सेकेंडरी केस कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेक्स केस को यहाँ पे सिर्फ इसने पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज और एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्या किया है, ओनली अटेंशन दिया है। ठीक है, उसके अंदर किसी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज नहीं हुई है, डिजीज उसने एक्वायर नहीं करी है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिए सिक हुआ है उसको, उसने मतलब यहाँ पे डिजीज एक्वायर कर ली है, तो यहाँ पे इसका आंसर होएगा ए प्राइमरी केस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड है। हो सकता है किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी हो जिसके कारण इसका आंसर और कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा रेशनल दिया है, पूरा का पूरा इसको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो, पर अगर और कुछ होगा तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कुछ और होएगी, ये याद रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और है तो उसके आंसर भी कुछ और इन तीन में से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पे इसका यही होएगा आंसर, ऑप्शन ए प्राइमरी केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हेल्थ इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि इनमें से ऐसा कौन सा एसडीजी के अंदर आता है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखिए कितने हैं, यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17। तो इनमें से कौन सा हेल्थ से रिलेटेड है, SDG 1, SDG 3, SDG 9 और SDG 10। तो यहाँ पे देखिए SDG 1 है पावर्टी से रिलेटेड,
SDG 2 है जीरो हंगर, हंगर से रिलेटेड। SDG 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो ये है हेल्थ से रिलेटेड, तो यहाँ हमारा आंसर होएगा ऑप्शन बी SDG 3। SDG 9 देखिए किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो ये 9 भी नहीं होगा। SDG 10 किससे है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, इनइक्वलिटीज़ को कम करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का इसका आंसर होएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल 17। थर्ड, ये कब तक हमारे को अचीव करने हैं, तो साहब ये हमारे को अचीव करना है टिल 2030 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द पेशेंट हैज़ द डायग्नोसिस ऑफ वेंट्रिकुलर फेलियर, एक पेशेंट को वेंट्रिकुलर फेलियर का डायग्नोसिस हुआ है, एंड ए हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर और PCWP, मतलब उसको साथ ही साथ क्या है, हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, ठीक है, हाई PCWP है। द फिजिशियन ऑर्डर्स डोपामीन टू इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर फंक्शन, फिजिशियन ने उसको डोपामीन लिखा है वेंट्रिकुलर फंक्शन के इम्प्रूव करने के लिए। नर्स विल नो द मेडिकेशन इज वर्किंग इफ़ द पेशेंट्स, कि पेशेंट के ऊपर ये जो मेडिसिन है ये काम कर रही है कि नहीं, इसका कैसे पता लगेगा, ठीक है, नर्स कैसे पता लगाएगी। तो ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर रेज, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इससे कम हो जाएगा। ऑप्शन सी है कार्डियक इंडेक्स फॉल्स, कि कार्डियक इंडेक्स है वो कम हो जाएगी। और डी है PCWP राइज हो जाएगी, PCWP बढ़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये जो डोपामीन है ये एक तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, साथ ही साथ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। तो ये क्या करती है, ये जो हमारी जो कार्डियक मसल्स है इसके कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो आंसर होएगा ब्लड प्रेशर रेज, ठीक है, यही आएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ए 28-year-old एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर, एक 28 साल का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर से लेकर, ठीक है। वाइल असेसिंग द पेशेंट द नर्स वुड कीप इन माइंड दैट द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरेब्रल स्टेटस इज, कि इस पेशेंट को एसेस करते समय नर्स क्या माइंड में रखती है कि सबसे मोस्ट रिलायबल इंडेक्स जो होता है सेरेब्रल स्टेटस को चेक करने का वो क्या है। ऑप्शन ए है प्यूपिल रेस्पॉन्स, ऑप्शन बी है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन सी है मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स पढ़ते हैं तो हम सभी को पता है कि जो मोस्ट रिलायबल और मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है LOC के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि मोस्ट रिलायबल इंडेक्स होती है और मोस्ट सेंसिटिव टूल होता है न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स का या न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही है, क्योंकि यही मोस्ट रिलायबल इंडेक्स होता है, ठीक है, सेरेब्रल स्टेटस के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, द बेस्ट वे ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इज, किसी फ्रैक्चर के हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है। ऑप्शन ए है इमोबिलाइजेशन एंड प्रॉपर अलाइनमेंट, ऑप्शन बी है फंक्शन इन ऑल डेली एक्टिविटीज, ऑप्शन सी है डू हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, ऑप्शन डी है यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो देखिए इनमें से कौन सा है कि जिससे हमारा फ्रैक्चर है बहुत ही अच्छे तरीके से हील हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है तो हम क्या इंटरवेंशन करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम उसको इमोबिलाइज करते हैं, फिर उस फ्रैक्चर से रिलेटेड जो भी न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस है उस एक्सट्रीमिटी का उसको एसेस करते हैं। उसके बाद उस फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं उसका, ये ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं रिडक्शन। फिर उसके बाद फिक्सेशन करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन से भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेशन से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रैक्शन लगाया जाता है, स्केलेटल भी ट्रैक्शन हो सकता है, स्किन ट्रैक्शन हो सकता है, बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट को कास्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इमोबिलाइजेशन एंड प्रॉपर अलाइनमेंट, ठीक है। रिडक्शन में क्या करते हैं, रिडक्शन फिक्सेशन और ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट ही करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इमोबिलाइजेशन एंड प्रॉपर अलाइनमेंट है, ठीक है। बेस्ट वे ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इज, ठीक है।
अदरवाइज हम डेली एक्टिविटीज़ करेंगे तो उस क्लाइंट का क्या है, वो फ्रैक्चर हील नहीं हो पाएगा। हेवी लिफ्टिंग करेंगे तो भी उसका फ्रैक्चर हील नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, ए पेशेंट शोज ए साइन ऑफ हॉट स्पॉट ऑन हिज लेग कास्ट। एक व्यक्ति को क्या है, एक पेशेंट को लेग कास्ट लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे एक गर्म स्पॉट दिखाई देता है, हॉट स्पॉट दिखता है, ठीक है, दिख रहा है, लग रहा है, उसको फील हो रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिकॉग्नाइज बाय द नर्सिंग ऑफिसर, कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जिसको नर्सिंग ऑफिसर रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक साइन ऑफ इन्फेक्शन है, कि ये कास्ट के टाइट होने के कारण हुआ है, टाइटनेस ऑफ कास्ट है। ऑप्शन सी है पुअर परफ्यूजन फ्रॉम द कास्ट, कि जो कास्ट है उसके कारण पुअर परफ्यूजन हो रहा है। और ऑप्शन डी है लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है, कि इस कास्ट के कारण जो हम लिमिटेड मूवमेंट कर रहे हैं उसके कारण ये हॉट स्पॉट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैंने बताया कि वार्मनेस हो गया, रेडनेस हो गया, टेंडरनेस हो गया, ये सब चीज़ें इन्फेक्शन की क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की क्या है, मैनिफेस्टेशंस हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉट स्पॉट फील हो रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं अंदर की तरफ इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये साइन ऑफ इन्फेक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर इज साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कास्ट लगाते हैं तो कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे हैं। ये तो हॉट स्पॉट का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कास्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। देखिए कास्ट से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कास्ट से रिलेटेड पूछी जाती है। सबसे पहले तो कास्ट को कैसे रखना है, कास्ट और एक्सट्रीमिटी को एलिवेटेड रखना है, ठीक है, और उसको 24 से 72 घंटे लगते हैं, ये याद रखना चाहिए कि 24 to 72 आवर्स लगते हैं उसको ड्राई होने में, ठीक है। सिंथेटिक कास्ट तो 20 मिनट्स में ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो प्लास्टर कास्ट होता है वो 24 to 72 आवर्स में ड्राई होते हैं। इनको कभी भी डील करते हैं, हैंडल करते हैं तो विद पाम्स करते हैं, ठीक है, विद नॉट फिंगर्स, ठीक है, फिंगर टिप्स से नहीं क्या करते हैं, हैंडल नहीं करते हैं, इनको पाम्स और हैंड्स से करते हैं। इसके अलावा हेयर ड्रायर होता है, उससे इसको सुखा सकते हैं, परंतु कूल सेटिंग पे, ठीक है, हीट सेटिंग से उसको नहीं सुखाते हैं। अदरवाइज हीट सेटिंग से कराएंगे तो अंदर की तरफ जल सकता है अपने, ठीक है, पैर, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर क्लोजली फॉर सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट। जो सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट तो नहीं हो गया, इसके लिए क्लोजली हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अगर क्लोजली चेक करने के बाद हमारे को पता चलता है कि सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट हुआ है तो हम इस कास्ट को इस तरह से काटते हैं कि इसके 2 पार्ट हो जाएं, बाइवाल्विंग कटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर इन्फेक्शन की जो फाइंडिंग्स है, जैसे कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर हो गया जिसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है, फॉल ऑर्डर हो गया, चेंजेस इन द पेन, ये सब चीज़ें इन्फेक्शन की साइन एंड सिम्टम्स है, तो ये भी हम बार बार चेक करते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का ओपन ड्रेनिंग एरिया है उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ है कि इस कास्ट के अंदर की तरफ नहीं डालते हैं, जैसे कोई स्टिक वगैरह हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। इसके अलावा मसल एट्रोफी से बचाने के लिए उन क्लाइंट्स को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए बताते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप देख लीजिएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कौन कौन सी है कास्ट के लिए, वो हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट से रिलेटेड अगर मान लीजिए हमारे को देखने को मिलता है कि जैसे पेन हो गया, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, कूलनेस है, डिमिनिश्ड पल्स है, ये सब चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली क्या कर देते हैं, इस सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे को कास्ट से रिलेटेड हमारे को ध्यान रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो कि 2020 का जो पेपर है नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम का, PGIMER चंडीगढ़ का, जो मेमोरी बेस्ड से जितने क्वेश्चन हम अपने को याद थे उनको मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, उनका बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे समझाया है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए। साथ ही साथ आप हमारे को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप हमारे को वहां फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे को वहां पे क्वेरीज भी भेज सकते हैं, साथ ही साथ मेरे से वहां पे कनेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप हमारे को वहां भी फॉलो करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमारे को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, वहां पे इस वीडियो की आपको PDF भी मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको वेरियस वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और वीडियोस के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ बहुत सारे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो मैं वहां पे डालता रहता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।